नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 17 मई 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य है? कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर दिया गया है कि सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी का आमतौर पर उपलब्ध कम कुशल विकल्प है। दूसरा कथन दिया गया है कि भारत में लिथियम की तुलना में सोडियम का अधिक भंडार है। तीसरा कथन है भारत चीन से 70% से अधिक लिथियम आयन बैटरी आयात करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी का आमतौर पर उपलब्ध कम कुशल विकल्प है। यहाँ पर ये कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि कम कुशल नहीं है ये। दूसरा कथन है भारत में लिथियम की तुलना में सोडियम के अधिक भंडार हैं। यह कथन एकदम बिल्कुल सत्य है। तीसरा है भारत चीन से 70% से अधिक आयात लिथियम आयन बैटरी का करता है। इवन यह हांगकांग से भी करता है। तो दूसरा तीसरा कथन तो सत्य है, अतः उत्तर बी होगा। तो इससे संबंधित पीआईबी और बिजनेस स्टैंडर्ड में आई हुई खबर है। यहाँ पर देख सकते हैं द कंट्री इंपोर्ट्स अबाउट 70% ऑफ इट्स बैटरी सेल रिक्वायरमेंट फ्रॉम चाइना एंड हांगकांग अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म आर्थर डी लाइट। तो इसके आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं कि 70% से अधिक हम लोग आयात करते हैं। कहाँ से? चीन एंड हांगकांग से। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोजा है जिससे कि सोडियम आयन बैटरियों के लिए सोडियम पारगमन धातु ऑक्साइड आधारित कैथोड सामग्री की वायु जल अस्थिरता तथा संरचनात्मक सह विद्युत रासायनिक अस्थिरता का एक साथ पता लगा सकता है। इसके अनुसार नई हवा जल स्थिर और उच्च प्रदर्शन कैथोड सामग्री विकसित की गई है। नवविकसित सामग्री में हवा पानी के संपर्क में उच्च इलेक्ट्रोकेमिकल साइक्लिक स्थिरता और हवा पानी के संपर्क में आने पर स्थिरता देखी गई है। इस तरह प्रणालियों का विकास सुगम होगा और ऐसी उम्मीद है कि इससे अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला के लिए सस्ती तथा टिकाऊ ऊर्जा भंडारण प्रणालियां निर्मित होंगी, जिनमें उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ग्रिड ऊर्जा भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा स्रोत और इलेक्ट्रॉनिक वाहन शामिल होंगे। चूंकि जलवायु और पर्यावरण संबंधी चिंताओं की वजह से बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का महत्व बढ़ रहा है। ऐसे में LI यानी लिथियम आयन बैटरी प्रणाली से इतर एक लागत प्रभावी, संसाधन अनुकूल, सुरक्षित और क्षार धातु आयन बैटरी प्रणाली जरूरी हो जाती है। तो भारत में सोडियम आयन सोर्सेज बहुत अधिक है, जो आगामी सोडियम आयन बैटरी सिस्टम की भारतीय संदर्भ में और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। तो किसी भी क्षार धातु आयन बैटरी सेल की तरह एक सोडियम आयन सेल में कैथोड और एनोड सक्रिय सामग्री यानी मेटैलिक करंट कलेक्टर फॉयल के माध्यम से भी होती है। दोस्तों, यह सेल के चार्ज डिस्चार्ज के दौरान चार्ज वाहक यानी सोडियम आयन के प्रतिवर्ती उत्क्रमणी हटाने की सुविधा प्रदान करती है। सोडियम आयन बैटरियों के अनेक लाभ होने के बावजूद परतदार सोडियम आयन टीएम ऑक्साइड आधारित कैथोड सामग्री के विद्युत रासायनिक व्यवहार प्रदर्शन और नमी के संपर्क में उनकी स्थिरता को हकीकत में तब्दील करने के लिए सोडियम आयन बैटरी सिस्टम के व्यापक विकास और उपयोग में सुधार की बहुत गुंजाइश है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस खबर को जरूर देखिएगा और यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट दिया है कि अगली पीढ़ी के ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के रूप में नई कैथोड सामग्री से उच्च कार्यक्षमता, सस्ती, पर्यावरण अनुकूल सोडियम आयन बैटरी का उत्पादन किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। जून के महीने में मानसून का मौसम आने से पहले भारतीय मानसून पूर्व वर्षा का अनुभव करता है। तो मानसून पूर्व वर्षा और उससे प्रभावित होने वाले राज्यों के युग में से कितने सुमेलित हैं? दिया गया है चेरी ब्लॉसम वर्षा मेघालय। यह कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है बारदोली चिराहा, जिसे बारदोली चिराहा कहते हैं, यहाँ पर बारदोली शिला असम, ये एकदम सत्य है कथन। आम्र वर्षा केरल में
यह जो है जानी जाती है स्थानीय वर्षा के नाम है। इन्हें चक्रवाती वर्षा भी कहा जाता है, इन्हें मानसून पूर्व वर्षा भी कहा जाता है। और चौथा है कॉफ़ी वर्षा कर्नाटक, इन्हें चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। यह कॉफ़ी के फूलों के लिए यह लाभदायक होती है। तो दोस्तों 2, 3, 4 इसमें सही है युग्म, यानी केवल 3 युग्म सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में आई हुई खबर है कि मानसून टू सेट इन ओवर केरला ऑन जून 4। सामान्यतः अगर देखा जाए तो 1 जून को केरल के तट से मानसून टकराता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें मानसून की, तो गर्मियों में भूमध्य रेखा, यानी यहाँ पर आप देखा जाए तो यह भूमध्य रेखा 0 डिग्री अगर ग्लोब में देखा जाए तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो भूमध्य रेखा की कम दबाव की पेटी किधर बढ़ती है, आगे की ओर, कर्क रेखा की ओर खिसकाव यानी सरक जाती है। और इस दबाव को भरने के लिए दक्षिणी हिंद महासागर से दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं, तो यहाँ पर कोरियालिस बल का अभाव पाया जाता है, तो यह दक्षिण पश्चिम हो जाती हैं। तो इस तरह से यह धरती की दैनिक गति के कारण ये पवनें घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। और इस तरह से 1 जून को केरल के तट पर यानी पश्चिमी तट पर पहुंचकर बहुत तेज मात्रा में वर्षा करती हैं। परंतु 1 जून के पहले भी केरल के तट के आसपास जब समुद्री पवनें पश्चिमी तट को पार करती हैं, तब मध्यम स्तर की वर्षा होती है। इसे ही हम पूर्व मानसून चक्रवाती वर्षा कहते हैं। और इस वर्षा का मुख्य कारण पश्चिमी घाट की पवनमुखी ढालें हैं, जो इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। दोस्तों देखा जाए तो 22 मार्च के बाद उत्तरायण की जब स्थिति होती है, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता रहता है, तो अंतः उष्ण अभिसरण जो क्षेत्र होता है, जिसको ITCZ कहते हैं, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और ये यहाँ तक कर्क रेखा तक पहुँच जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से भारत में हवाएं निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित होती हैं और ये हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के बहुत सारे हिस्सों यानी उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण भारत में वर्षा होती है। और इसे हम पूर्व मानसूनी वर्षा कहते हैं, या इसे चक्रवाती वर्षा के नाम, जैसे पश्चिम बंगाल इसका प्रमुख केंद्र है, तो यहाँ पर इसे काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। असम में इसको बोडो चिल्ला कहा जाता है। यह यहाँ के चावल की फसल के लिए लाभदायक होता है, और यहाँ पर जूट भी पाया जाता है, उसके लिए भी लाभदायक होता है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो चावल की तीनों प्रजातियां, यहाँ पर अमन, ओस और बोरो 3 प्रजातियां तीनों को उगाता है। इसी तरह से दक्षिण भारत में कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों के लिए, कॉफ़ी के पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसे हम चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी वर्षा कहते हैं। और केरल में यहाँ पर आम्र वर्षा, मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? तो पहला कथन है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में, ये तो सही है, लेकिन इसे ऑपरेशन शक्ति कूट नाम नहीं दिया गया था। ऑपरेशन शक्ति तो 1998 में जब परीक्षण किया गया था पोखरण में, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। दोस्तों 1974 में जब परमाणु परीक्षण भारत ने किया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तो यह पहला कथन तो असत्य हो जाता है। दूसरा है यह एक अंतर जल परीक्षण था जो अरब सागर में महाराष्ट्र के तट पर। दोस्तों यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है, चूंकि महाराष्ट्र पे नहीं पोखरण में किया गया था, और जो कि वह राजस्थान में अवस्थित है। तीसरा है भारत परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। यह कथन एकदम सत्य है। ऐसे में उत्तर क्या होगा? केवल 3 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं G7 मीट मोदी विजिट टू हिरोशिमा फर्स्ट बाय इंडियन PM आफ्टर पोखरण एंड टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी G7 देशों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जापान की राजधानी टोक्यो है और ये हिरोशिमा है। तो इस बार G7 की जो बैठक हो रही है वो कहाँ हो रही है? हिरोशिमा में हो रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं नागासाकी। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। तो दोस्तों यह देख सकते हैं कि PM मोदी 1974 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हिरोशिमा का दौरा करेंगे। उनसे पहले 1957 में
भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिरोशिमा की यात्रा की थी। और दोस्तों, हिरोशिमा में पीएम मोदी की उपस्थिति इसलिए भी खास है क्योंकि भारत कुछ उन चुनिंदा देशों में है जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और यहाँ देख सकते हैं मानचित्र में, यह हिरोशिमा है, यहीं पर G7 की बैठक हो रही है। और दोस्तों, यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से भी देखिएगा, एक भारत सशक्त भारत। तो 18 मई 1974 को पहला परीक्षण इंदिरा गांधी ने कराया था। 11 मई 1998 को अटल सरकार ने कराए थे 5 परमाणु टेस्ट। ऑपरेशन शक्ति के जरिए दिया था अटल इरादों का परिचय। और दोस्तों, 18 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इंडोसल्फान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? यह एक कीटनाशक है जो तंत्रिका विषाक्तता यानी न्यूरोटॉक्सिसिटी जैसी चिकित्सा स्थितियों से जुड़ा हुआ है। यह स्टॉकहोम और रोटरडम दोनों सम्मेलनों के अंतर्गत समाहित है। भारत में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। क्यों? क्योंकि इंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशी है जिसे पहली बार 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आरंभ किया गया था एवं इसे आमतौर पर थियोडोन के नाम से भी जाना जाता है। तो कपास, काजू, फल, चाय, धान, तंबाकू इत्यादि जैसी फसलों पर सफ़ेद मक्खियों, एफिड्स, बीटल, कीड़े इत्यादि जैसे कीटों के नियंत्रण के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। लेकिन यह कई गंभीर चिकित्सा स्थितियों से संबंधित है, जैसे कि न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये देख सकते हैं, इसलिए कथन सही है, शारीरिक विकृति, विषाक्तता आदि। तो दोस्तों, इसका पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यह जो है पर्यावरण में इंडोसल्फान खाद्य श्रृंखलाओं में समाहित हो जाता है, जिससे कि व्यापक स्तर पर समस्याएं होती हैं। यदि इंडोसल्फान को पानी में छोड़ा जाता है तो यह तलछट में अवशोषित होकर जलीय जीवों को भी यह प्रभावित कर सकता है। और मानव और पशु की अगर हम बात करें तो यह जो है कह सकते हैं कि इंडोसल्फान के अंतर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप शारीरिक विकृति, कैंसर, जन्म संबंधी विकार, मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसके हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों का हवाला देते हुए संपूर्ण देश में इंडोसल्फान के निर्माण, विक्रय, उपयोग एवं निर्यात पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया। इंडोसल्फान को पूर्व सूचित सहमति पर रॉटरडम अभिसमय एवं स्थायी ऑर्गेनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय दोनों के तहत इसे सूचीबद्ध किया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं यह तीनों कथन सत्य, अतः आंसर इसका डी होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय को इंडोसल्फान पीड़ितों के इलाज की निगरानी का निर्देश दिया। केरल सरकार के खिलाफ 2 साल और 2 महीने के लिए अदालत की अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केरल के उच्च न्यायालय को इंडोसल्फान से बचे लोगों को प्रदान किए जाने वाले उपचार और चिकित्सा सुविधाओं की निगरानी करने का निर्देश। इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने एक हलफनामा दायर करके बताया था कि 3700 से अधिक पीड़ितों में से प्रत्येक को 98% मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। लेकिन दोस्तों, इसे बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है केरल हाई कोर्ट को, और यह अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के तहत इसमें याचिका दाखिल की गई है। तो इस तरह से 5 लाख तो सही है, लेकिन उनके लिए उपचार की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं की, जो इंडोसल्फान से बच गए थे। तो यह महत्वपूर्ण खबर थी। यहाँ पर देख सकते हैं इंडोसल्फान है क्या, इसके प्रभाव मानव पशु पर, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया, इन सब बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब बढ़ते हैं 2014 में आया हुआ प्रश्न है 5वें प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पे स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1906 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दिया था। तो कांग्रेस ने स्वराज या स्व सरकार को भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में अपनाया। कब? 1906 के अधिवेशन में। तो यह पहला असत्य हो जाता है। दूसरा, कांग्रेस की लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की मांग
यह जो है दोस्तों लाहौर अधिवेशन इसे कहा जाता है। लाहौर अधिवेशन के तहत, यानी इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। असहयोग आंदोलन तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों बता दें कि कांग्रेस ने 26 जनवरी को कुल स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। दोस्तों 1906 में मैंने बताया ही, असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो यह 1920 में महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और लंदन में गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्टिसिपेट किए थे। तो साइमन रिपोर्ट की अपर्याप्तता के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया था, जो कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन चला। उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था और इस तरह से यह 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो ऐसे में उत्तर क्या होगा? इसका बी होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज के फैक्ट ऑफ द डे में हम बात करेंगे राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यह दिया गया है कि टू स्टिमुलेट एंड प्रमोट प्रोडक्टिविटी कॉन्शियसनेस, टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, to undertake research in productivity areas and maintain database of productivity, to undertake preparation and implementation of projects scheme of public and private sector, to facilitate strengthening of regional, local and sector wise productivity organization and promotion of IT enabled services एंड ई गवर्नेंस। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदेय उत्पादों यानी डिलीवरेबल्स को नए सिरे से प्रोत्साहन करने की स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा 7 प्रमुख कार्य क्षेत्र अध्ययन किए जा रहे हैं, जिसमें पहला है आंध्र प्रदेश की मछली विपणन प्रणाली में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और कार्यशाला के माध्यम से प्रसार। दूसरा है ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में उत्पादन उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अभिनव मछली पकड़ने के तरीकों की कृषि जलवायु क्षेत्र विशिष्ट मैपिंग की जाएगी। तीसरे में विक्रेताओं द्वारा अंतर्देशीय समुद्री मछलियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में उपयोग किए जाने वाले भंडारण कंटेनरों के डिजाइन में सुधार। इसी तरह से गाजीपुर और हावड़ा मछली बाजार के मछली विपणन बुनियादी ढांचे में भी सुधार और इस तरह से RAS और बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन और कार्यशाला के माध्यम से उनका प्रसार। इसी तरह से PMMSY के कार्यान्वयन के निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना और 8वां है अंतर्देशीय तथा समुद्री पारिस्थितिकी में पोस्ट हार्वेस्ट के नुकसान का आकलन करना और इन नुकसानों को कम करने के उपायों का सुझाव देना। तो इस तरह से NPC लगभग 9 महीने में इस कार्य के क्षेत्र अध्ययन को पूरा कर लेगी। दोस्तों बता दें कि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए PMMSY मछुआरों, मत्स्यपालकों, युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों आदि के लाभ के लिए कार्यकलाप की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत होती है और इस स्कीम ने क्लस्टर विकास, परिमाण और अर्थव्यवस्था, मत्स्य पालन सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, हितधारकों के लिए उच्चतर आय का सृजन आदि सुविधा प्रदान की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि 31 मार्च 2023 तक सरकार द्वारा 14,659.12 करोड़ के मूल्य की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है और इस तरह से इस मंत्रालय ने मत्स्य विभाग और इस तरह से PMMSY को मत्स्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इस तरह से भारत सरकार ने 20,050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से देश में प्रत्येक क्षेत्र के सतत और उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना है। इस तरह से PMMSY वित्त वर्ष 2020-21 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि भारत में लौटते हुए मानसून, जिसे हम उत्तर पूर्व मानसून के नाम से जाने जाते हैं, किन राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा।
आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।